नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे इसरो द्वारा बेंगलुरु में आयोजित ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो की। बताएंगे कैसे रोबोटिक्स और चिकित्सा के क्षेत्र को नया आयाम दे सकती है नवीन जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। इसरो के मानव अंतरिक्ष मिशन पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का किया आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आम जन को अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों और आगामी गगनयान मिशन से जोड़ने की पहल। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी की विकसित। अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट चिकित्सा उपकरणों और कृत्रिम अंग अनुप्रयोगों को और कुशल बनाएगा ये अनुसंधान विकास। 75 साल में इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने वाले नवाचारों की यादगार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अग्रणी रहे विचारों और नीतियों को किया जा रहा है नमन। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की एक झलक। आजादी का अमृत महोत्सव थीम के तहत 75 दिनों तक की जा रही है देश के 75 तटों की सफाई। और अब खबरें विस्तार से। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का आयोजन किया। 22 से 24 जुलाई तक चली इस प्रदर्शनी में इसरो के अंतरिक्ष वाहनों सहित आगामी गगनयान मिशन को लेकर मॉडल प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर मॉडल प्लेन मेकिंग वर्कशॉप और वैज्ञानिकों से बातचीत के सेशन भी आयोजित किए गए। पेश है ये रिपोर्ट। GSLV Mark III उपग्रहों के मॉडल, इंटरैक्टिव गगनयान, मार्स रोवर सिमुलेशन, अंतरिक्ष सूट। बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में मानो इसरो का अंतरिक्ष केंद्र बन गया। मौका था इसरो द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का। 22 से 24 जुलाई तक चली इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी को बेंगलुरु एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह स्कूली बच्चों से लेकर युवाओं और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपलब्धियों, तकनीकी विकास और आगामी मानव मिशन की तैयारियों को समझने और जानने का। प्रदर्शनी में इसरो के वैज्ञानिकों से बातचीत का भी सेशन रखा गया था। खासकर विद्यार्थियों ने इन इंटरैक्टिव सेशंस में अपनी जिज्ञासाओं के सही जवाब प्राप्त किए। विशेषज्ञों के व्याख्यान द्वारा बताया गया कि कैसे एक अंतरिक्ष यात्री या शौकिया हैम रेडियो बने। यदि आप विभिन्न क्षेत्रों को देखें तो हमें अपनी कई उपलब्धियों पर गर्व हो सकता है, लेकिन कई और क्षेत्र हैं जिन्हें हमें तलाशना और पूरा करना है। अंतरिक्ष एक है। आप देखिए, 60 के दशक के दौरान विक्रम साराभाई का मानना था कि हम अंतरिक्ष में कुछ कर सकते हैं, अंतरिक्ष के माध्यम से अपने लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अंतरिक्ष से टेक्नोलॉजीज के उपयोग के माध्यम से हम वास्तव में उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और यहीं से हमने शुरुआत भी की है। और उस समय कुछ संशय भी थे। हमने पिछले 50-60 वर्षों में उन सभी संदेहों को दूर किया है और कुछ अभूतपूर्व उपलब्धियों को हासिल किया है। अंतरिक्ष में हमने वास्तव में जो हासिल किया है वह यह है कि पहले हम अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, रूस की मदद से छोटे रॉकेट लॉन्च करते थे, लेकिन अब हम ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित हुए हैं जो अपना खुद का रॉकेट डिजाइन करने में सक्षम है। इसरो बहुत तेजी से अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों में लगा है। अंतरिक्ष यात्रियों के चयन और प्रशिक्षण से लेकर लॉन्च वाहन और क्रू एस्केप सिस्टम तक तैयार किया जा चुका है। इस वर्ष अंत तक 2 मानव रहित मिशन और अगले वर्ष मानव मिशन लॉन्च करने की योजना है। इस प्रदर्शनी में मानव मिशन से संबंधित जानकारियां आम जन के लिए उपलब्ध कराई गई थी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो में मॉडल प्लेन मेकिंग वर्कशॉप भी आयोजित की गई। इसके अलावा स्पेस हैबिटाट क्रिएशन,
और स्पेस थीम्ड आर्ट गेम्स और वर्कशॉप गतिविधियां खासकर विद्यार्थियों और युवा वर्ग के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं। All of them, only one thing is most important in my mind. The most important thing. सब कुछ तो नहीं, मेरे दिमाग में केवल एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वह है विश्वास जो वैज्ञानिक इस देश की जनता को दे सकते हैं। इस देश की जनता, युवाओं, छात्रों में इतना साहस और आत्मविश्वास आएगा कि एक राष्ट्र के रूप में हम ऐसी जटिल गतिविधियों को करने में सक्षम होंगे जो केवल सबसे अमीर देश ही कर सकते हैं। आज हम ऐसे किसी भी देश से कम नहीं हैं और यही आत्मविश्वास है जो हमारा भविष्य बनाएगा। इस प्रदर्शनी को टेक्नो इंटरेक्टिव नॉलेज शेयरिंग इवेंट के रूप में आयोजित किया गया था। इस मौके पर द इंडियन स्पेस ओडिसी साउंडिंग रॉकेट्स टू गगनयान नाम से इसरो के इतिहास और अब तक के सफर पर एक फिल्म तारामंडल के स्काई थिएटर में प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा और उन्होंने पूरी उत्सुकता से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को जाना और उपलब्धियों पर गर्व किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। इस उपकरण का उपयोग अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट और चिकित्सा क्षेत्र में कृत्रिम अंगों के लिए किया जा सकेगा। इस आविष्कार का उपयोग स्मार्ट बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल और विमानन उद्योग में भी किया जा सकता है। देश में हुए इस महत्वपूर्ण अनुसंधान विकास पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। जिस तरह हमारी मांसपेशियां शरीर को गतिशीलता प्रदान करने में मदद करती हैं, उसी प्रकार रोबोट्स और वाहनों को कुशल गतिशीलता देने के लिए एक्चुएटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुएटर्स का प्रयोग कृत्रिम अंगों में भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आमतौर पर पारंपरिक एक्चुएटर्स में धातु और चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक तरफ जहां उपकरणों के भार को बढ़ा देता है, वहीं विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों जैसे एमआरआई के दौरान चुंबकीय क्षेत्र के चलते मुश्किल पैदा करता है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्मार्ट मटेरियल्स स्ट्रक्चर एंड सिस्टम प्रयोगशाला ने जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। यह शेप मेमोरी एलॉय आधारित मांसपेशी गैर चुंबकीय एक्चुएटर्स बनाने में सहायक होगी, जो अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट, जैव चिकित्सीय अनुप्रयोग और चिकित्सीय क्षेत्र के रोबोट निर्माण को ज्यादा कुशल, कम वजनदार और किफायती बना देगी। इस सिलसिला में हमने एक नेचर से बायो इंस्पिरेशन लिया है, जो कि हमारा लेग्स में और क्रैब में मिलता है एक मस्क्यूलर आर्किटेक्चर। वो आर्किटेक्चर का नाम है बाइपेनेट आर्किटेक्चर, और हमने एक मटेरियल शेप मेमोरी एलॉय मटेरियल बोला जाता है, उसको इस बाइपेनेट आर्किटेक्चर में लगाया और उसी से ये एक्चुएटर को बनाया, जो एक्चुएटर कम्प्लीटली नॉन मैग्नेटिक है और बहुत ही हाई प्रेसिशन है और बहुत ही लाइट वेट है। एक एक्चुएटर का काम विद्युत ऊर्जा को बदलकर यांत्रिक उत्पादन जैसे बल और विस्थापन उत्पन्न करना है। शेप मेमोरी एलॉय स्मार्ट सामग्री का एक वर्ग है जो उच्च तापमान के संपर्क में आने के बाद अपने आकार को बहाल कर सकता है। शोधकर्ताओं ने इसी तथ्य के आधार पर शेप मेमोरी एलॉय यानी SMA आधारित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। यह मांसपेशी छोटे, हल्के, गैर चुंबकीय, गियर मुक्त एक्चुएटर्स की मांग को पूरा कर सकती है। यह आविष्कार चिकित्सीय क्षेत्र में MRI स्कैनर, CT स्कैनर, सर्जिकल रोबोट आदि की क्षमता और उपयोगिता को और ज्यादा बढ़ा देगी। आईसीएमएस लैब आईआईटी कानपुर में हमने इस डिज़ाइन को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से लेके एप्लीकेशन बेस तक ले गए हैं, जिसमें हमारा जो एक्चुएटर है वो 260 न्यूटन ऑफ फोर्स जनरेट करने की काबिलियत रखता है, जो कि मौजूदा सिस्टम से 10 गुना ज़्यादा क्षमता वाला एक्चुएटर
माना जाता है। हम लोगों ने इसका मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है और पैरामीट्रिक विश्लेषण पे करने पे ये पता चला है कि कई सारे महत्वपूर्ण और संवेदनशील डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं जिसको हम ट्यून करके अपने आवश्यकता अनुसार उसकी फोर्स, उसके डिस्प्लेसमेंट और उसके एफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अभिनव आविष्कार का इस्तेमाल नई पीढ़ी के स्पेस रोबोट, चिकित्सा अनुप्रयोगों के अलावा स्मार्ट बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल और विमानन उद्योग में भी किया जा सकता है। यह आविष्कार भारत को अंतरिक्ष से लेकर चिकित्सा क्षेत्र तक एक कदम और आगे बढ़ा देगा। भारत को आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में देश उन तमाम नायकों, नीतियों को नमन कर रहा है जिन्होंने आजादी से लेकर देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। इस कड़ी में हमें पिछले 75 वर्ष में देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को विकसित करने वाले नवाचारों को याद कर रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। साल 1958 में भारतीय सेना की रक्षा प्रौद्योगिकी विकास अधिष्ठान और रक्षा विज्ञान संस्थान DSO के साथ प्रौद्योगिकी विकास और उत्पादन निदेशालय का एकीकरण कर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना की गई। यह रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 10 प्रतिष्ठानों और प्रयोगशालाओं से शुरू होने वाले इस संगठन ने अपने सफर में विविध विषयों और अनुसंधानों के हर क्षेत्र में विकास किया है। आज DRDO की 50 से ज्यादा आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 5000 से अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से ज्यादा तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी काम करते हैं। यह संगठन नभ, जल, थल तीनों क्षेत्रों में बहुउद्देशीय अनुसंधान एवं विकास कर रहा है। 4 अगस्त 1956 को न सिर्फ भारत बल्कि एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे परिसर में स्थापित किया गया। इस रिएक्टर का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन ये रिएक्टर भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से तैयार किया गया था। अप्सरा लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर है, जिसे 1 मेगावाट थर्मल बिजली उत्पादन के लिए तैयार किया गया था। साथ ही इससे रेडियो आइसोटोप का उत्पादन भी किया जाता था। हालांकि 2009-10 में अप्सरा रिएक्टर को बंद कर दिया गया था और इसके अपग्रेड रिएक्टर अप्सरा उन्नत का परिचालन 10 सितंबर 2018 में शुरू किया गया। 3 अगस्त 1954 को भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। उद्देश्य था परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के सृजन और उपयोग को बढ़ावा देकर भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। आज ये विभाग नाभिकीय विद्युत ऊर्जा की प्रौद्योगिकी का विकास, विकिरण प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, चिकित्सा, उद्योग, मूलभूत अनुसंधान की दिशा में कार्यरत है। यह विभाग परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अन्य क्षेत्रों में होने वाले नाभिकीय अनुप्रयोगों के उपयोग के मानक तय करता है और निगरानी का काम भी करता है। भारत में सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कंपनी का उद्घाटन मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। फिलहाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत कार्यरत HAL को विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के सहयोग से स्थापित किया गया था। हालांकि कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के लिए दवाओं का विकास करना था, लेकिन कंपनी अब कृषि और पशु चिकित्सा क्षेत्रों में भी विविधता ला रही है।
आजाद भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा की जरूरत को देखते हुए अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर भारत में तकनीकी शिक्षा संस्थानों का गठन करने की योजना बनाई गई। इसी कड़ी में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 1951 में बंगाल के खड़गपुर से शुरू किया गया। खड़गपुर के बाद 1958 में मुंबई, 1959 में मद्रास और कानपुर IIT कैंपस खोले गए। 1961 में दिल्ली IIT की शुरुआत हुई। बहुत जल्द इन संस्थानों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना ली और आज ये भारत के सबसे उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। इस समय भारत के विभिन्न शहरों में 23 IIT कैंपस स्थापित किए जा चुके हैं। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई से 17 सितंबर तक स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान चलाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में 75 दिनों तक देश के 75 तटीय क्षेत्रों की सफाई की जा रही है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों में आयोजित गतिविधियों की एक झलक। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। लोकसभा सत्र में एक प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक जानकारी दी कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की तर्ज पर वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर दिशा निर्देश 11 मई 2022 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर जारी किए जा चुके हैं। ये दिशा निर्देश स्वैच्छिक आधार पर वैज्ञानिक समुदाय में निहित क्षमता का दोहन करने, विज्ञान और समाज के संबंधों को मजबूत करने और इस तरह सामाजिक आवश्यकताओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को उत्तरदायी बनाने की कोशिश है। इन दिशा निर्देशों में वैज्ञानिकों, ज्ञानकर्मियों के प्रदर्शन मूल्यांकन में व्यक्तिगत SSR गतिविधि को उचित महत्व देने का प्रावधान है। देश के वैज्ञानिकों, ज्ञानकर्मियों और संस्थानों की जिम्मेदारियों में स्कूलों और कॉलेजों में व्याख्यान देना, मीडिया में लोकप्रिय विज्ञान लेख लिखना, बुनियादी ढांचे और ज्ञान संसाधनों को साझा करना और जागरूकता विकसित करके प्रशिक्षण कार्यक्रम,
प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से कौशल विकास, समाधान और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित सशक्तिकरण जैसी गतिविधियों का संचालन करना शामिल है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को साल 2022 के लिए 8 राष्ट्रीय अवार्ड भी प्रदान किए। इनमें एक लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड, महिला वैज्ञानिक पुरस्कार सहित जियो, पोलर, एटमॉस्फेरिक और ओशन साइंस में युवा शोधकर्ता पुरस्कार शामिल हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने 5270 मीटर गहराई पर मध्य हिंद महासागर में डीप सी माइनिंग सिस्टम का दुनिया का पहला लोकोमोशन ट्रायल आयोजित करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिकों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद द्वारा विकसित अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक और स्वचालित बॉय आधारित तटीय अवलोकन और गुणवत्ता वाली नाउ कास्टिंग प्रणाली का भी शुभारंभ किया। ये प्रणाली तटीय निवासियों, मछुआरों, समुद्री उद्योग, शोधकर्ताओं, मत्स्य पालन और तटीय पर्यावरण से निपटने वाली एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित करेगी। इस मौके पर कई अन्य नवीन सुविधाओं और तकनीकों का भी अनावरण किया गया। हाल ही में आयोजित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मूल्यांकन टीम की उद्घाटन बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने कहा कि क्षमता निर्माण भारत को वैश्विक रूप से अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं में अग्रणी बना सकता है। उन्होंने कहा कि 3 मार्च 2011 को भारत को डेटा की पारस्परिक स्वीकृति के पूर्ण पालनकर्ता का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसे भारत के गैर नैदानिक सुरक्षा डेटा को दुनिया भर में इसकी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता में जबरदस्त वृद्धि करके वैश्विक मान्यता मिली है। ये मूल्यांकन टीम राष्ट्रीय GLP कार्यक्रम की प्रक्रियाओं और प्रथाओं के ऑन साइट मूल्यांकन के लिए देश का दौरा कर रही है। OECD एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बेहतर नीतियों के निर्माण के लिए काम करता है। भारत के राष्ट्रीय GLP अनुपालन निगरानी कार्यक्रम को राष्ट्रीय GLP अनुपालन निगरानी प्राधिकरण के माध्यम से लागू किया जाता है, जो इसके अध्यक्ष के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। डिजिटल कनेक्टिविटी ने हर क्षेत्र में सेवाओं को आसान और त्वरित बनाने का काम किया है। ग्रामीण भारत तक इंटर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने भारत नेट अभियान चलाया हुआ है। इसे और सक्षम बनाने में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड सहायता कर रहा है। TDB ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4G, 5G टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं की डिलीवरी के लिए गीगा मेश सॉल्यूशंस के उत्पादीकरण और व्यावसायीकरण के लिए मेसर्स एस्ट्रोम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की सहायता करता है। बोर्ड भारत में नवोन्मेषण तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के जरिए एक अनुकूल स्टार्टअप परितंत्र के विकास में सहायक हो रहा है। अब ग्रामीण भारत की इंटरनेट समस्याओं का समाधान करने के लिए TDB ने मेसर्स एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज के कुल 19.79 करोड़ रुपए की परियोजना लागत में से 2.97 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति जता दी है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।